हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बार। ये कहानी एक ऐसे बार की जिसके अंदर से तुम अगर बाहर आए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, और अगर तुम अंदर रहे तो भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। जिसका मतलब है आगे कुआं और पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। और जैसे ही सर्जियो बार के अंदर दाखिल होता है, एक आदमी बार से बाहर की तरफ जा रहा होता है, और जैसे ही वो आदमी बार से बाहर निकलता है उसे गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली है, और सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। बाहर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अब उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उसे देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है। अब बार के अंदर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सभी इस बात पर हैरान होते हैं कि किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की जिसका के नाम एलिना है वो कहती है कि हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। जैसे ही ये सब टीवी को ऑन करते हैं तो लेकिन टीवी पर इनसे मतलब कोई भी खबर नहीं होती। और जैसे ये बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर से वो दोनों लाशें किसी ने गायब कर दी हैं, और खून भी किसी ने वहाँ से साफ़ कर दिया है। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सतुर नाम का एक आदमी कहता है, मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से यहाँ से कोई भी बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से यहाँ पे कोई किलर हो, या हम में से कोई एक टेररिस्ट हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। ये सुनते हुए एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, और उसे ये करते हुए एक आदमी सर्जियो उसे देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। और उसके बाद उसके बैग को ले लिया जाता है, और जब उसे खोल कर देखा जाता है तो उसमें सिर्फ कपड़े होते हैं और एक डिस्क होती है। वो कहता है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे किसी को कोई नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक ऐड कंपनी में काम करता हूँ और इसमें मेरे काम से मुतल्लक एक डिस्क है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। एलेनो से हार्ड डिस्क ले लेती है और उसको तबाह कर देती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकलती। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। तो नाचो पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है, और सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफकेस मेरा है। और इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफकेस उठाता, बार की मालकिन अम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है। सर्जियो अम्पारो को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन जब भी एक आदमी जिसका नाम इसराइल है वो इस ब्रीफकेस को खोल देता है, लेकिन इसके अंदर लेडीज़ गारमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं होता। इससे पहले कि इसके बारे में कोई सोचता, उन्हें बाथरूम के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। जब ये बाथरूम को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से बाथरूम को दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि अंदर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी खांसते खांसते वॉशरूम के अंदर आया था, और जब से ये आदमी इसके अंदर ही पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी होता है जिसे एलिना उठा लेती है, और फिर इन्हें बाहर की तरफ से गाड़ियों की आवाज़ आती है। और जैसे ही ये लोग गेट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर टायरों का एक ढेर रखते हैं और उन्हें जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि अंदर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ये उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन ये लोग उनकी मदद नहीं करते। और ठीक उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें कहा जाता है कि शहर के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है, जिसकी वजह से उस हिस्से को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बाहर में फंसे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और सरकार आखिरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो सबके सामने बाहर आ जाता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं, और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। और मरने से पहले वो कहता है डो नॉट टच मी। उसके मरने के बाद ये लोग उसका फ़ोन उठाते हैं और वो देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। उसके मोबाइल के अंदर और भी काफ़ी सारी तस्वीरें होती हैं जिसमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहनी होती है। अब बाहर के लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी जो अभी अभी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है, और हो सकता है कि अब यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हों। फिर वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश करता है, और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने मोबाइल को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, और वो ये बात सबको बताता है। और फिर नाचो से सभी लोग कहते हैं कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वाले को कॉल करके यहाँ पर जो कुछ हो रहा है सब कुछ बता दो। लेकिन तभी फिर सैतुर भी बात करने के लिए टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेबल टूट जाती है। तभी फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रस है वो नाचो से फ़ोन मांगता है, लेकिन फिर अम्पारो उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस मोबाइल को मत छूना क्योंकि ये मोबाइल उसी इन्फेक्टेड आदमी का है। अगर इस मोबाइल को तुमने छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रस इस बात से सहमत हो जाते हैं।
अब इसका मतलब है कि नाचो और इस आदमी को जिस किसी ने भी छू लिया है या इस मोबाइल को, वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रयू अपनी बंदूक से इन सबको धमकाता है और उनसे कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे बेसमेंट में लेकर जाओ। इन सब को मजबूरन उन सब की बात माननी पड़ती है और ये सभी मिलकर उस डेड बॉडी को लेकर उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं। और अब ऊपर सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रीनी नाम की एक औरत को इनमें से सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रीनी सबको तहखाने का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रीनी दरवाज़ा खोलने के लिए ऊपर जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड पे बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नज़र वहाँ पर मौजूद एक ड्रेन पर पड़ती है। इसका मतलब कि ये लोग वहाँ पानी के रास्ते होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इसराइल उस ड्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो वहाँ से होते हुए बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर तेल लगाता है और फिर उस ड्रेन के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर नहीं जा पाता। तभी फिर अचानक इन सबको वहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर ये सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी इन्हें ऊपर वहाँ पर धुआं नज़र आता है और ये लोग समझ जाते हैं कि जो ऊपर मौजूद 3 लोग थे उनको गोलियाँ मारकर किसी ने बार को आग लगा दी है। वहाँ दूसरी तरफ अभी भी इजराइल ड्रेनेज के अंदर बुरी तरह से फंसा होता है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज के अंदर से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और अब वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ पर गन मिल जाती है जिसको वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं और अंदर ये लोग खामोशी से ये सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर मौजूद लोगों को अगर इनकी भनक लग गई तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये मोबाइल उसी मोटे आदमी का है जिसकी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई थी। एलिना उसका फ़ोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछ रहा होता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार पैदा हुआ है? और इस आदमी ने जवाब दिया होता है, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और पड़ी हैं। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस मर्ज़ की वैक्सीन है। ये पढ़कर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन इस इन्फेक्शन पर काम कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद इनके जहन में डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने इंजेक्शन ले लिया था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई। और अचानक से फिर एक बार फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि ये लोग फ़ोन उठा पाते उसकी बैटरी लो हो जाती है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और अब ये किसी न किसी तरह से उस मोबाइल को दोबारा से ऑन करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन्स को ढूंढें। फिर ये सब स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये सब लोग फिर वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल इनमें से किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि इनके पास वैक्सीन 4 हैं और ये 5 लोग हैं। इसलिए इसराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उसके ऊपर गन तान लेता है, लेकिन इसराइल पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो जल्दी से इंजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद नाचो और इसराइल के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। इसराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इसराइल के हाथ से गिरकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रीनी नीचे तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से छूटकर वैक्सीन नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये सब सोच रहे होते हैं कि नीचे नाले में से वैक्सीन को कैसे निकाला जाए। इनमें से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये सब उससे पूछते हैं, क्या तुम नीचे जाके वैक्सीन को ला सकती हो? जिस पर पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में फिर वो मान जाती है। जिसके बाद फिर पहले तो एलिना के जिस्म पर ऑयल लगाया जाता है और फिर उसे उस छोटे से छेद में धकेला जाता है और फिर बड़ी ही मशक्क़त के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और नाले से बाहर आ जाती है। तभी नाचो एक तार के साथ बांधकर वैक्सीन को ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन तभी एलिना साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हैं। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम सबको नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं और एलिना भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद वो एक जगह पर वैक्सीन को छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो उनके बार में मरे 3 साथियों को जला रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बार में ऊपर जो मौजूद 4 लोग बचे थे वो भी किसी न किसी तरह से नीचे नाले में आ जाते हैं।
यहाँ पर इसराइल नाचो के दरमियान एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इसके बाद नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। और अब नाचो के पास गन होती है जिसकी वजह से सभी लोग उसे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतून को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इनको बाहर की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सैतूर और ट्रिनी इनके पीछे चलते हैं। तभी ट्रेनी सैतूर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। और तभी ट्रेनी कहती है कि तुम सब लोग मुझे मार दो ताकि तुम सब लोगों की जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान लेता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर खुद को मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे और ये सब लोग एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले कि ये सब लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इज़राइल आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा है। इज़राइल सैतूर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इज़राइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी एलिना और नाचो को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं और तभी एलिना के हाथ में जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब चूंकि इज़राइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर पीछे से चढ़ रहा है और अब वो नीचे नहीं जा सकते, नाचो अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है और नीचे से इज़राइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अब एलिना के पास जो इंजेक्शन बचा है वो उसे अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को सील किया होता है। तभी एक औरत अलीना की बॉडी पर अपनी एक जैकेट डाल देती है। अलीना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में हमें ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बाहर के वाशरूम में खांसता खांसता गया था और वो एक आर्मी ऑफिसर था। अब यहाँ हो सकता है कि आर्मी कहीं बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके, लेकिन इस दौरान उनका अपना ही एक आर्मी ऑफिसर इससे इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन ये ऑफिसर बीमार था इसलिए उस वैक्सीन ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने इस पूरे बार को, इस इलाके को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और इस वायरस को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े से लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि सही था? थैंक्स फॉर वॉचिंग।